नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में भारत के सामान पर 25% टैरिफ आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से होगा लागू। फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट रहेगी जारी। यूएस टैरिफ की टेंशन ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तर के करीब बंद। फार्मा, हेल्थकेयर, डिफेंस, मेटल्स में भारी बिकवाली। निफ्टी आईटी और रियल्टी इंडेक्स पर भी दबाव। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1,95,735 करोड़। टैक्स कलेक्शन में 7.5% की ग्रोथ। बिहार एसआईआर पर बवाल के बीच चुनाव आयोग ने जारी की पहले चरण की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का लगाया आरोप। कहा, हमारे पास वोट चोरी के है सबूत। 9 सितंबर पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। 7 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा दावा। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का बनाया गया था दबाव। बीजेपी का कांग्रेस परिवार कहा, साजिश के लिए एक ही परिवार जिम्मेदार। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन भारत 224 पर ऑल आउट। एटकिंसन ने लिए 5 विकेट। इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत, बिना कोई विकेट खोए 60 के पार। अमेरिका में भारत के सामान पर 25% की ड्यूटी आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से लागू होगी। व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट जारी रहेगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण राव के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या डिटेल है? देखिए, इसमें 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ट्रंप ने जो ऐलान किया था टैरिफ का 2 दिन पहले, उसके तहत ये था कि 1 अगस्त से ही ये टैरिफ लागू हो जाएगी जो 25% की है। लेकिन देर रात व्हाइट हाउस की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके मुताबिक अब 1 अगस्त से, यानी आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से ये नई टैरिफ लागू होगी। यानी भारत के जो भी सामान यूएस के बाज़ार में जाएंगे उस पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। हालांकि जो ट्रांजिशन में है, जो वहाँ के वेयर हाउस में, वहाँ पे बढ़ी हुई ड्यूटी फिलहाल नहीं लगेगी, लेकिन जो वहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट होंगे उस पर 25% की ड्यूटी लगेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 25% की ड्यूटी लगाई तो गई है सभी प्रोडक्ट पर, लेकिन इसमें 2 कैच है। पहली बात तो अलग अलग सेक्टोरल ड्यूटी जो लगाई गई है वो सेक्टोरल ड्यूटी बनी रहेगी। जैसे कि एल्युमिनियम पे, स्टील पे ड्यूटी लगाई है अलग से, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट पे, ऑटो पे ड्यूटी लगाई गई अलग से, तो वो अलग ड्यूटी बनी रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जम्पशन दिया गया था कई सारे प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को जिसकी अमेरिका में बेहद ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे फार्मा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, तो इन सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगाने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। तो इस नई टैरिफ पे जो 7 अगस्त से लागू होगी वो इन सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी ये जो फार्मा प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, उस पर ड्यूटी में छूट जारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। आगे दरअसल इस महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में यूएस की तरफ से एक टीम आ रही है जो यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच बातचीत करेगी। लेकिन उस टीम से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 बातों पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक है आपको एग्रीकल्चर, दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट और तीसरा है जीएम क्रॉप। इस पर कोई बातचीत नहीं है, इसको रेड लाइन माना गया है। इसको हम किसी भी तरह से इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत का अपना आकलन है, चूंकि आपने टैरिफ तो लगा दिया लेकिन एग्जम्पशन जो दे रखा है फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, तो इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है भारत से यूएस को होने वाले एक्सपोर्ट पर। जो एग्जम्पशन की वजह से कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी वैसे ही नहीं लग रही है। तो भारत इसको बहुत ही नकारात्मक और कह सकते हैं बहुत ही सदमे वाला टाइप से मामले को देख नहीं रहा है। भारत इसमें भी अपना सकारात्मक पक्ष देख रहा है, लेकिन सब निगाहें अब टिकी रहेंगी जो यूएस की तरफ से टीम आती है उससे क्या बातचीत होती है और फिर जो डील निकल कर आती है वो क्या होती है। लेकिन फिलहाल 25% की टैरिफ 7 अगस्त से।
बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के टैरिफ को लेकर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और अमेरिका का संबंध कई चुनौतियों और बदलावों से गुजरा है, लेकिन वो मजबूत बना हुआ है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साझा इंटरेस्ट्स, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे जो मजबूत पीपल टू पीपल टाइज, लोगों के बीच में जो आत्मीयता है, इस पे आधारित है। ये साझेदारी कई एक बदलाव और चुनौतियों का सामना कर चुका है। अभी हमारा फोकस है कि जो सब्सटेंटिव एजेंडा हम दोनों देशों ने तय किया है और हम जिसके कमिटेड हैं, उस पर हम केंद्रित रहें और ये हमारा विश्वास है कि साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी। ट्रंप के टैरिफ से देश के कई सेक्टर्स प्रभावित होंगे, लेकिन भारत से अमेरिका में निर्यात हो रहे केमिकल्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। केमिकल एक्सपर्ट्स की और एक्सपोर्टर्स की आगे क्या रणनीति है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत से हर साल पिगमेंट, ऑर्गेनिक्स और अन्य प्रकार के केमिकल अमेरिका के बाजारों में जाते हैं। कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत ने यूएस में $3.9 बिलियन का केमिकल एक्सपोर्ट किया था। पहले 10% बेसलाइन टैरिफ और अब 25% लागू होने जा रहा है। तब भी हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई खास दिक्कत नहीं। अभी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती है। हम 87 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अमेरिका पे फाइनेंशियल प्रेशर बिल्डअप होता है अमेरिकन एक्सपोर्ट के ऊपर, तो हम दूसरे 87 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा कर देंगे। हम अमेरिका को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम दूसरे कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि लैटिन अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, फार ईस्टर्न कंट्रीज है, काफी कंट्रीज में जाता है। चाइना में भी हमारी प्रोडक्ट जाती है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और अन्य राज्य केमिकल्स के उत्पादन और निर्यात में सबसे आगे हैं। बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कहना है कि अभी चीन पर अमेरिका ने टैरिफ का ऐलान नहीं किया है, जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिर भी निर्यात के अन्य विकल्प मौजूद हैं। यूएस ने जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है 25%, तो हमारे सब इंडस्ट्रीज वाले जिस कंट्री में फ्री ट्रेड जोन होगा वहां से वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड जोन के साथ यूएस का जो एग्रीमेंट रहता है वो टैरिफ कम रहता है। तो जहां पे फ्री ट्रेड जोन होगा वहां से हमारा मेंबर एक्सपोर्ट कर लेंगे। भारत के कुल केमिकल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 12% है। इतना एक्सपोर्ट अलग अलग देशों में बढ़ाकर भी भरपाई की जा सकती है। केमिकल सेक्टर में हर देश में हमारी स्पर्धा सीधी चाइना के साथ है। ट्रंप टैरिफ के बावजूद भी हमारे पास ऐसे विकल्प है जिससे कि केमिकल का निर्यात है उस पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करते हैं आज के शेयर मार्केट की। यूएस टैरिफ टेंशन से बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ गया। सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुए हैं। निफ्टी 21 अप्रैल के बाद पहली बार 100 डेमा के नीचे फिसल गया। आज फार्मा हेल्थकेयर इंडेक्स ने बाजार को थोड़ा संभाल कर रखा था। मार्केट की डिटेल्स लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। बताएं आशीष, कैसा रहा आज का बाजार? देखिए, गिरावट के साथ मार्केट में शुरुआत और बाकायदा डे लो पर क्लोजिंग यहां पर आपको देखने को मिली। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सब इंडिसेस को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तकरीबन 585 अंकों की गिरावट आपको सेंसेक्स में नजर आई। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो आधे प्रतिशत से ज्यादा का दबाव यहां पर आपको देखने को मिला। निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो 24,500 को होल्ड कर पाया, लेकिन क्लोजिंग बड़ी कमजोर। क्विकली समझ लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं। तो एफएमसीजी पैक और खासतौर पर अगर आप देखें तो कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स हैं यहां पर आपको 1 से लेकर 3% के मूव्स देखने को मिले। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो निफ्टी में काफी बड़ी लंबी सूची है जहां पर गिरावट आपको देखने को मिली। सिप्ला है, अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज और फार्मा स्पेसेस, सन फार्मा, यहां पर आपको दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो आपको कोलगेट है, डिलीवरी है, एबी फैशन और वायदा बाजार का नया एंट्रेंट सुजलॉन, यहां पर आपको बढ़त देखने को मिली। गिरने वालों की बात की जाए तो पेज, इंडस्टार और बिंदु फार्मा और यूपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए।
तो आज बाजार में बड़ी गिरावट रही। भारत पर ट्रंप के टैरिफ ने टेंशन बढ़ाया ही है। जुलाई में एफआईआईज ने भी बड़ी तादाद में बिकवाली की है, तो आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। बाजार को ट्रंप का खौफ कब तक? शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में। सुप्रीम कोर्ट सट्टेबाजी ऐप्स और उनके सेलिब्रिटी के विज्ञापन पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, ईडी और सभी गेमिंग ऐप्स को नोटिस जारी किया है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मंजंदा। बहुत सारे गेमिंग ऐप्स बैटिंग और गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सेलिब्रिटीज को धड़ल्ले से एंड्रोज कर रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि जो राज्य हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मात्र 4 राज्य ही नियमों का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो यूथ है वो इस गेमिंग के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। करीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी का ये सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य और ईडी और दूसरे स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी मौजूद रहने के लिए कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को करेगा। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंप दी गई है। मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकेंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सकेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पास इस बात के सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। उपराष्ट्रपति के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती करके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। बता दें कि ये पद 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए दबाव डाला था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश। पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की रची गई थी साजिश।
इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी एटीएस की जांच की टीम में रह चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दी। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते। एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे आदेश को नहीं माना क्योंकि ये आदेश बेहद संवेदनशील और डरावने थे, जिन्हें मानना संभव ही नहीं था। यही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करते हुए एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोहन भागवत के अलावा राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे लोगों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उनका 40 साल का करियर तबाह हो गया। जब जो सत्ते पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया, मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे कुछ भी हो सकता, मेरे बाल बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली और 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। महबूब मुजावर का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए साजिश का आरोप लगाया है। आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिम्मी भी उसके सामने बौनी है। तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए गए थे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि परत दर परत अभी और ऐसे खुलासे होंगे। एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। इधर समाजवादी पार्टी पूर्व एटीएस अधिकारी के बयान को ही झूठा बता रही है। गलत है उसका बयान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कभी कोई नहीं कह सकता, न कहा है। इधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पूर्व एटीएस अधिकारी के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ उनका दावा है और दूसरी तरफ रोहिणी सैलियन, द फॉर्मर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द मालेगांव ब्लास्ट केस, उनका आरोप है, उनका कहना यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए उन पर लगातार दबाव बना रही थी कि इस पूरे मामले में सॉफ्ट होना है, गो सॉफ्ट, ये उनको इंस्ट्रक्शन था जी। तो जब सरकार की तरफ से इस तरह का इंस्ट्रक्शन हो तो फिर सबूत कहाँ से इकट्ठे किए जा सकते हैं। जहां एक तरफ लग्जरी सेगमेंट में घर काफ़ी बिक रहे हैं, वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग में गिरावट दिख रही है। रियल एस्टेट कंपनियों के एसोसिएशन नरेटको की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कई प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने इसे लेकर चिंता जताई है।
जैसे ज़मीनों के दाम, जो रेडी रेकनर रेट बढ़ जाते हैं, सर्कल रेट बढ़ जाते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व किया जाए। दूसरे जो स्पेयर सरकारी ज़मीन है उसके अंदर हम ज़ीरो कॉस्ट लैंड का करके कैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लोगों को अफोर्डेबल घर दे सके, और उसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के जो पैसे हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो 60,000 करोड़ रुपया है। तो ये सब सॉल्यूशंस केंद्र सरकार, जो हमारे स्टेट्स और जो लोकल अथॉरिटी है, तीनों को मिलके मास्टर प्लानिंग करना है। टुडे अबाउट more than 5,000 units in Hyderabad, affordable homes are unsold. Inventory is there. So just we want to, why unsold inventory is because there is no benefit for the thing. See, I cannot give that flat, whatever I construct 1,000 square feet for 45 lakhs. The moment I say it's not 45 lakhs, then it comes under regular. If I give it 45 lakhs, I lose the money. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में बारिश से हाल बेहाल है। देश के कई राज्यों में बादल झमाझम बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पिछले 69 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। राज्य के कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के कई नदियों और नाले उफान पर हैं। गुना, शिवपुरी समेत कई ज़िलों में बाढ़ के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। इससे आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 21 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। वॉल्वो ने भारतीय बाजार में XC60 का सेकंड अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को नए डिज़ाइन और एडवांस फीचर्स के साथ 71,90,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में मर्सिडीज GLC, BMW X3 और Audi Q5 जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस नई गाड़ी में क्या है खास, बता रही हैं दीपाली राणा। ये है लॉन्च वोल्वो XC60, जिसके फेस लिफ्टेड वर्जन को तो ग्लोबल मार्केट्स में साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फाइनली इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर वाइज तो भले ही थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हों, उतनी वाइब्रेंट लिस्ट ना हो, लेकिन फीचर लिस्ट में डिसेंट एडिशन किया गया है। प्रीवियस मॉडल के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। हालांकि जो इसकी वेरी मच प्रेजेंस है, लुक एंड फील है, वो प्रीवियस मॉडल जैसा ही है। अगर कॉस्मेटिक चेंजेस को पॉइंट आउट करना ही हो तो फ्रंट में जो ग्रिल मौजूद है ये नई है। अब नई डायगनली स्लेटेड ग्रिल आपको मिलती है। फ्रंट बम्पर में जो एयर वेंट्स मौजूद है उनके डिज़ाइन को थोड़ा बदला गया है। नए मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं और इसी तरह के सटल चेंजेस भी रेयर में हैं। गाड़ी के अंदर बदलाव डेफिनेटली हैं। सबसे पहले तो आपको न्यू मैश ग्रिल मिलती है स्पीकर्स के लिए यहाँ। तो आपको इसमें नई 11.2 इंच की फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन मिल रही है, जिसमें आपको नया यूज़र इंटरफेस तो मिल ही रहा है, लेकिन ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलेंगे। और इसे पावर किया गया है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन कॉकपिट प्लेटफॉर्म प्रोसेसर से। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से वोल्वो का कहना है कि ये स्क्रीन ईजी टू यूज़ है और ये काफ़ी क्विक है। यानी प्रीवियस स्क्रीन के मुकाबले तो ये ट्वाइस क्विक रिस्पॉन्स देती है। तो इस तरीके के चेंजेस इसमें किए गए हैं, नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। आज बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए ओवल टेस्ट का दूसरा दिन है और भारतीय टीम 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। इंग्लैंड ने अपनी पारी की तेज और सधी हुई शुरुआत की है और 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन से ज़्यादा रन बना लिए हैं। इससे पहले 6 विकेट पर 204 के स्कोर पर भारत ने आज का दिन शुरू किया था, लेकिन शुरुआती आधे घंटे में ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पहली पारी में करण नायर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। करण नायर ने 57 रन बनाए। इससे पहले कल यशस्वी जायसवाल 2, KL राहुल 14, कप्तान गिल 21, साई सुदर्शन 38, जडेजा 9 और ध्रुव जुरेल ने 19 रन का स्कोर किया था। इंग्लैंड की तरफ से एटकिंसन ने 5 विकेट लिए, जबकि जोश टंग को 3 तो वॉक्स को 1 विकेट मिला है।
और आज से अगस्त की शुरुआत हो गई है, तो अगस्त में कहां निवेश करना रहेगा फायदेमंद, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न, बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला आज शाम 5:57 पर। और बाजार को लेकर बड़ी जिज्ञासा है आपके मन में, क्योंकि बाजार में बड़ी गिरावट रही तो भारत पर ट्रंप के टैरिफ ने क्या टेंशन बढ़ाया है। जुलाई में एफआईआईज ने बड़ी तादाद में जो बिकवाली की है उसका क्या होने वाला है, आज इसी पर आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा होगी। बाजार को ट्रंप का खौफ कब तक, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए।